कि आपके BYD गाड़ी के बारे में क्या ख्याल आते हैं, तो उस वक्त एलन मस्क ने एक बहुत ही तंजिया तरीके से हंसी दी और ये बोला कि क्या ये वाकई आप इसको एक गाड़ी समझते हैं। उसको ये नहीं पता था कि 2019 में जिस गाड़ी का वो मजाक उड़ा रहा था, आज 2026 में वो इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर किसी भी और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ब्रांड से ज्यादा गाड़ियां बेच रहा है। Is BYD changing the auto industry forever? आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि BYD की राइज एंड फॉल किस तरह हुई, किस तरह से BYD गाड़ी ने चाइना के एक छोटे से शहर से स्टार्ट किया काम और आज एक दुनिया का ग्लोबल इलेक्ट्रिक कार्स का सप्लायर बन चुका है। पिछले 100 सालों से टोयोटा, वॉक्सवैगन, मर्सिडीज, ऑडी इन तमाम बड़े ब्रांड्स ने गाड़ियों की मार्केट को कैप्चर कर रखा था, लेकिन पिछले 3 सालों में मर्सिडीज के 28% प्रॉफिट्स ड्रॉप हुए हैं। पोर्शे ने 2025 में बताया है कि 92% उनके प्रॉफिट में ड्रॉप डाउन हुआ है। इसी तरह से जीप एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसने $26 बिलियन के लॉसेस पोस्ट किए हैं। वॉक्सवैगन एक बहुत बड़ा गाड़ियों का जायंट है जिसने 50% एम्प्लॉयज को कम कर दिया है, मतलब 50% डाउन साइजिंग कर दी है। जब इन तमाम लॉसेस के पीछे बात की जाती है और इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो नाम सिर्फ एक ही ब्रांड का आता है, वो है चाइनीज BYD। 10 साल के कम अरसे में BYD ने ग्लोबली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट को ओवरकम कर लिया और आज की डेट में सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट को नहीं, ओवरऑल पेट्रोल गाड़ियों की मार्केट को भी बहुत तेज़ी से ये ओवरकम कर रही है। थाईलैंड जैसे मुल्क में 40% से ज़्यादा गाड़ियां इस वक्त BYD की गाड़ियां मौजूद हैं। इसी तरह से सिंगापुर में भी BYD का एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर बनता जा रहा है। मलेशिया का ये टॉप सेलिंग ब्रांड बन चुका हुआ है। यूरोप में आज की डेट में किसी भी यूरोपियन इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ज़्यादा BYD की गाड़ियां 11% ज्यादा बिक रही हैं। ऑडी जो एक यूरोपियन का अपना होम ग्राउंड का होम ब्रांड था, वो अपने ही यूरोप के अंदर इस वक्त अपना मार्केट शेयर लूज करता जा रहा है और वजह उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ BYD है। और तो और ब्राजील में 72% गाड़ियां इस वक्त BYD की इस्तेमाल हो रही हैं। सेम सिचुएशन मैक्सिको और इजराइल में भी है, वहां पे भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो मेजॉरिटी शेयर है वो इलेक्ट्रिक BYD के पास ही है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन तमाम ममालिक में कोई एक मुल्क है इस वक्त पूरी दुनिया में जो BYD की गाड़ियां नहीं इस्तेमाल कर रहा और वो है अमेरिका, क्योंकि रिसेंटली अमेरिकन ने BYD के ऊपर पाबंदी लगा दी थी और पाबंदी के पीछे लॉजिक ये बनाया था कि ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। बेसिकली इतने बड़े राइज के साथ, क्योंकि वो उनको ये लग रहा था कि BYD उनके पूरे USA की मार्केट को कैप्चर कर देगा, तो उन्होंने इसके पीछे सिक्योरिटी का बहाना लगा के BYD की अमेरिका में एंट्री बंद कर दी। और वो क्यों ना करते, BYD जिस भी मुल्क में गया है वहां की लोकल इंडस्ट्री को BYD ने तबाह कर दिया और उसको कैप्चर कर दिया। अब वो चाहे पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, BYD जहां पे भी जाता है वहां का वो फेवरेट ब्रांड बन जाता है। आज की डेट में भी पाकिस्तान में भी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो मेजॉरिटी शेयर है वो इस वक्त BYD के पास ही है। वैसे और बहुत सारे और चाइनीज शेयर्स भी मौजूद हैं, चाइनीज गाड़ियों के शेयर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं और इस तरह ग्लोबली भी है, लेकिन BYD को लोग बाकी ब्रांड से ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं वो हम इस वीडियो की एंड पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि चाइना की चीप लेबर, क्योंकि वहां पे लेबर बहुत सस्ती मिलती है, तो शायद इस वजह से BYD की प्लेयर बना हुआ है, लेकिन ये रीजन नहीं है। सस्ती लेबर तो पाकिस्तान में भी मौजूद है, सस्ती लेबर तो इंडिया में भी मौजूद है। असल रीजन कुछ और है जो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लें, फॉलो का बटन दबा लें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। BYD के पीछे हाथ है वोंग चेंग फू का, जो 1966 में पैदा हुए। वो एक चाइनीज केमिस्ट थे और आज की डेट में एक बिलियनियर एंटरप्रेन्योर है, लेकिन ये बॉर्न बिलियनियर नहीं थे। वोंग चेंग फू ने 1995 में 29 साल की उम्र में ग्रेजुएशन की और सिर्फ $40,000 का लोन लिया और लोन लेने के बाद इसने छोटी बैटरीज बनाना शुरू की, छोटे लिथियम सेल्स बनाना शुरू किए और बहुत शॉर्ट टाइम में इसने मोटरोला और बड़ी बड़ी कंपनीज को बैटरी सप्लाई करना शुरू कर दी। छोटे सेल्स होते थे उस जमाने में, तब ये सेल सप्लाई करता था कैमरास के लिए और डिफरेंट अदर गैजेट्स के लिए। उसके साथ साथ इसने लिथियम आयन के ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग करना शुरू कर दी। इसने रिचार्जेबल सेल्स के अंदर वर्किंग करना शुरू कर दी, क्योंकि इसकी जो टेक्निकल बैकग्राउंड थी वो मेटलर्जी से रिलेटेड थी। ये गरीब खानदान से इसका ताल्लुक था। 8 बहन भाई होते थे। इसके बाप की वफात के बाद इसकी
इसके सबसे बड़े भाई ने इसको पाला था। लेकिन 1995 में एक $40,000 के कर्जे से ली गई कंपनी को इसने 2009 में $3.5 वर्थ की कंपनी बना दिया। उसके पीछे क्या रीजन थी? रीजन थी 2003 में इसने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बनाने की, असेंबली करने की और बनाने का प्लान किया। जब इसने ये प्लान किया तो इसकी जो रिचार्जेबल बैटरीज का बिजनेस था उसके शेयर्स मार्केट में सडनली ड्रॉप हो गए, क्योंकि उस जमाने में कोई भी ये बात एंटिसिपेट नहीं कर सकता था कि दुनिया में कोई इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी इस्तेमाल करेगा, लोग गाड़ियों को चार्जिंग के जरिए भी इस्तेमाल करेंगे, क्या उसमें बैटरीज भी डल सकती हैं। और जहां जर्मन्स, जापानीज और यूरोपियंस, अमेरिकन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर इतनी रिसर्च कर रहे थे उस जमाने में, लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि चाइना से भी कोई उठ के इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना सकता था। इसी वजह से इस कंपनी के मार्केट शेयर्स ड्रॉप हो गए। लेकिन विद इन 7 to 8 ईयर्स आप देख रहे हैं कि $3.4 बिलियन की इसकी वर्थ होगी। रीजन क्या थी? इसका अपने आप के ऊपर एतमाद था, इसका अपने आप के ऊपर ट्रस्ट था। लेकिन 2003 में स्टार्ट होने वाली इस कंपनी को दुनिया में अपना लोहा बनवाने के लिए 15 साल तक की बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। वहां इसको एलन मस्क जैसे लोगों की सरेआम ऑन मीडिया तंजिया मुस्कुराहटों का भी सामना करना पड़ा, लोगों की बातें भी सुनना पड़ी। लेकिन इसने 2019 के बाद BYD को ग्लोबल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जायंट बना दिया। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस थी। 2-3 जो मेजर रीजंस थी उनके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे बड़ी बात थी कि BYD ने अपनी सप्लाई चेन को बहुत जबरदस्त तरीके से मैनेज किया। BYD आज की डेट में दुनिया का एक ऐसा वाहिद इलेक्ट्रिक गाड़ियों का या आम नॉर्मल गाड़ियों का भी ब्रांड है जिसके पास अपनी शिपिंग लाइन है, जिनके पास अपने शिप्स हैं अपनी गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। तो मतलब वो आज की डेट में किसी भी शिपिंग कंपनी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं थी। तो इस लेवल के ऊपर ये लोग अब इस वक्त इंडिपेंडेंट हो चुके हुए हैं। BYD एक बैटरी से लेकर स्टीयरिंग से लेकर टायर्स तक हर चीज अपनी इन हाउस बना रहा है। वो अपनी विंड स्क्रीन्स तक भी खुद बना रहा है। 2020 में जब चिप मार्केट के अंदर बहुत स्लम आया, दुनिया में चिप्स की शॉर्टेज हुई, उस जमाने में भी BYD के पास अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी थी। कोविड में 2021 में पूरी दुनिया में लिथियम की शॉर्टेज हो गई थी, लेकिन उस जमाने में BYD अपनी माइंस के जरिए खुद अपनी बैटरीज के लिए लिथियम को खुद माइन कर रहा था। तो इससे अंदाजा करें कि वो बल्कि अपने खुद माइनिंग नहीं कर रहा था, वो लिथियम बैटरीज को बना रहा था, स्टोरेज के लिए भी बना रहा था। और आज सोलर सिस्टम्स के अंदर भी हम लोग लिथियम बैटरीज इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि BYD की बनी होती हैं। और 2026 में आज की डेट में वही एलन मस्क जो एक जमाने में BYD के ऊपर हंस रहा था, आज टेस्ला के अंदर अपनी गाड़ियों के अंदर बैटरीज के लिए BYD की बैटरी ले रहा है। इससे पहले टेस्ला की जो मेन स्ट्रेंथ थी वो उसकी अपनी बैटरीज थी, लेकिन वो इतनी महंगी थी और इतनी सूटेबल भी नहीं थी जितनी अच्छी BYD की बैटरी थी। इसी वजह से आज टेस्ला जो एक जमाने में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जायंट होता था, आज वो अपनी गाड़ियों में भी BYD की बैटरी इस्तेमाल कर रहा है। रीजन क्या है? BYD की अपनी सप्लाई चेन, वो अपनी विंड स्क्रीन्स तक भी खुद बना रहे हैं। इसके मुकाबले में अदर ब्रांड्स की बात करें तो वॉक्सवैगन अपनी विंड स्क्रीन्स भी आउटसोर्स करता है, टोयोटा अपने बहुत सारे काम आउटसोर्स करता है, BMW अपने सॉफ्टवेयर के बहुत सारे प्रोग्राम्स पाकिस्तानी कंपनियों को आउटसोर्स करता है, लेकिन BYD अपनी प्रोग्रामिंग तक भी इन हाउस चाइना में ही उन्होंने अपनी कंपनीज के अपनी ही इन हाउस रखी हुई है। दूसरी रीजन क्या थी? BYD का जो सबसे बड़ा कंपेटिटर था वो टेस्ला था। टेस्ला ने फोकस रखा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर, लेकिन वॉन्ग ने ये देख लिया था कि इतनी जल्दी लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर नहीं आएंगे, और जहां चार्जिंग स्टेशंस का एक इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी जल्दी चाइना में अवेलेबल नहीं था, वहां उसने प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियां इंट्रोड्यूस की, जिसे हम PHEV कहते हैं। आज की डेट में PHEVs तो बहुत कॉमन हो चुकी हुई हैं, आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब इसने स्टार्ट की थी तब लोगों को PHEV का नहीं पता था। मतलब ऐसी गाड़ियां बनाई जिनके अंदर पेट्रोल भी डल सकता था और बिजली से उनको आप चार्ज भी कर सकते थे। तो लॉन्ग रूट्स पे जाने के लिए लोग PHEV गाड़ियां इस्तेमाल करते थे। तो इसी वजह से चाइना के 500 मिलियन से ज्यादा की जो आबादी थी, वहां के लोगों के लिए BYD एक बेहतर चॉइस थी एज कम्पेयर टू द टेस्ला, क्योंकि टेस्ला उस मार्केट में नहीं ऐड हो सकता था जहां पे लोगों को प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियां चाहिए होती थी, लेकिन BYD के पास PHEV गाड़ियां मौजूद थी। और आज की डेट में भी पाकिस्तान में भी आप देख रहे हैं कि BYD की प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियां भी अवेलेबल है हमारे पास। एक तो सप्लाई चेन हो गया, दूसरा PHEV मार्केट्स और पेट्रोल की ऑप्शन के साथ दूसरी ऑप्शन होगी। तीसरी सबसे बड़ी बात थी वो इनकी टेक्नोलॉजी। जहां टोयोटा और बाकी सब कंपनी निकल और कोबाल्ट बेस्ड बैटरीज के ऊपर काम कर रही थी, वहीं पे BYD ब्लेड बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही थी। ब्लेड बेस्ड टेक्नोलॉजी इतनी स्टेबल टेक्नोलॉजी थी कि अगर इसके अंदर कील भी ठोक दिया जाए तो भी बैटरी बर्स्ट नहीं होती। और आप लोगों ने इस तरह की मेरी पिछली कुछ बहुत सारी वीडियोस में इसके टेस्ट देख भी चुके हैं। मैं आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी भी देता रहता हूं। तो अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। वैसे
वैसे तो आज की डेट में भी हो गया, लेकिन नियर फ्यूचर की टोयोटा, नियर फ्यूचर की ऑडी और वॉक्सवैगन बनने चली है BYD, क्योंकि दुनिया में जो इस वक्त मेजॉरिटी सप्लाईज जा रही हैं गाड़ियों की और जो मार्केट शेयर है वो BYD का है। और मैं आपको ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि आज की डेट में इंडिया, जापान, USA और जर्मनी, ये चारों ममालिक मिलकर जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रहे हैं, चाइना अकेला उतनी गाड़ियां बना रहा है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितने बड़े नंबर्स ये बना रहा है। अच्छा, इतने बड़े नंबर्स ये बना कैसे रहा है और इतनी सस्ती गाड़ियां ये किस तरह से बना रहा है? उसके पीछे सिर्फ वॉन का अपना विजन नहीं है, उसके पीछे चाइनीज गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है, क्योंकि BYD और इलेक्ट्रिक गाड़ियां चाइनीज गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी का पार्ट है। मतलब उन्होंने अपने मुल्क को स्ट्रेंथन करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सपोर्ट किया था, क्योंकि उनको पता था कि पेट्रोल गाड़ियों के अंदर ऑलरेडी मोनोपोली है, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर अपने आप को इन्वेस्ट किया। और आज चाइना की पूरी दुनिया में इज्जत ही अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वजह से हो रही है, और उसके पीछे BYD एक बहुत बड़ा ब्रांड है। चाइनीज गवर्नमेंट ने BYD को सस्ते लोन्स दिए। सस्ते लोन से मुराद ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन्स दिए। उनकी सप्लाई चेन को बेहतर मैनेज किया। BYD को आगे तो वो अपनी गाड़ियां कैश पे बेच रहे हैं, BYD को बहुत सारे उनके जो सप्लायर्स हैं, जो रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं, वो एक साल का क्रेडिट देते हैं। तो उससे आप अंदाजा करें कि उनके पास कितना फाइनेंशियली कितना बेहतर लुक्रेटिव सिस्टम मौजूद है। प्लस चाइनीज गवर्नमेंट ने BYD के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं कि बहुत सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर जहां पे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जरूरत होगी वहां पे BYD गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं। तो अगर उनकी गाड़ियां मार्केट में नहीं भी बिक रही होती तो वो गवर्नमेंट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर सप्लाई कर रहे होते हैं। पुलिस ऑफिसर्स को जो सप्लाईज करनी है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जो गाड़ियां देनी है, वहां पे BYD की गाड़ियां जा रही हैं। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर जहां बसेस इस्तेमाल होनी है, टैक्सीज इस्तेमाल होनी है, वो भी BYD के इस्तेमाल हो रही है। और आपको ये भी बताता चलूं कि चाइना में एक शहर है शेंजन, जो दुनिया का वाहिद शहर है जहां पे 100% जो टैक्सीज हैं वो इलेक्ट्रिक हैं। मतलब वहाँ पे आपको जो जितनी भी टैक्सीज नज़र आएंगी वो इलेक्ट्रिक नज़र आएंगी। चाइना ने वैसे भी पोल्यूशन से निपटने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा EV के ऊपर शिफ्ट कर लिया है। आज से जो 40-50 साल पहले इसको साइकिलों का शहर कहा जाता था, और पाकिस्तान में भी एक ज़माने में चाइना की सोहराब साइकिल बड़ी मशहूर होती थी। आज वही साइकिलों वाला मुल्क इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन के ऊपर फ्रंट फुट के ऊपर आगे खेल रहा है। BYD को रोकने के लिए अमेरिका ने बहुत सारे टैरिफ्स लगाने की कोशिश की। रिसेंटली ट्रंप ने भी टैरिफ लगाए और BYD को अमेरिका में बैन भी किया। वैसे अमेरिका और भी बहुत सारे काम करता रहा है। अमेरिकन ने हुआवे को भी USA में बैन किया हुआ है। हुआवे के ऑपरेटिंग सिस्टम को बैन कर दिया, हुआवे के मोबाइल्स को ब्लॉक कर दिया, लेकिन हुआवे ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया था जो कि चाइना का एक बहुत जबरदस्त ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आज की डेट में हुआवे चाइनीज जो सिस्टम बना रहा है, जो चाइनीज फोन बना रहा है, वो आईफोन से भी बहुत अच्छे एडवांस किस्म के फोन बना रहा है। हुआवे के अपने लैपटॉप्स भी अच्छे, बहुत जबरदस्त क्वालिटी के आ रहे हैं एज कम्पेयर टू द एप्पल लैपटॉप्स। लेकिन इस वक्त हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करें तो अमेरिकन ने उसके ऊपर जब टैक्स लगाए या टैरिफ लगाए तब तक बहुत देर हो चुकी हुई थी, क्योंकि जब तक अमेरिकन को ख्याल आया कि इसको BYD को बंद किया जाए, तब तक चाइनीज खामोशी से पूरी दुनिया में अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन बना चुके हुए थे। पूरी दुनिया में वो लोग अपनी BYD की गाड़ियों को फैला चुके हुए थे, एक सप्लाई चेन बना चुके हुए थे। उनके सिस्टम्स, आफ्टर सेल्स, चार्जिंग स्टेशंस और तमाम नेटवर्क्स बन चुके हुए थे। आज की डेट में अगर अमेरिकन BYD की गाड़ी नहीं भी खरीदते तो चाइनीज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फाइनेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इसको सप्लायर्स की तरफ से बहुत बड़ा क्रेडिट मिल जाता है। उस क्रेडिट की बात करें तो ऑन बुक्स 42 बिलियन येन का ये लोग क्रेडिट शो करवाते हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि रियलिटी में 328 बिलियन येन का क्रेडिट BYD के ऊपर मौजूद है, जो इन्होंने बहुत सारे और सप्लायर्स को देना है। वो सप्लायर्स को ये पैसे देते हैं एक साल में। तो एक किस्म का इनके पास एक अपने इनसाइड ही इनके पास एक बहुत बड़ा बैंक मौजूद है, जिसकी वजह से ये लोग अक्सर गाड़ियों को सस्ता भी बेच पाते हैं, गाड़ियों की सेल्स को ज्यादा बढ़ा भी पाते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और फैक्टर रहता है इनकी ज्यादा सेल्स शो होने का, वो होता है जीरो माइलेज वाली गाड़ियां। या वैसे ये जीरो माइलेज गाड़ियों की सेल्स वाली जो ट्रिक होती है, ये टेस्ला के लिए भी बड़ी मशहूर थी। US में इन्होंने अपनी गाड़ियों की सेल्स ज्यादा बढ़ाने के लिए जीरो माइलेज ट्रिक इस्तेमाल की थी। जीरो माइलेज ट्रिक होती है बेसिकली एक ऐसी टेक्निक होती है कि अपनी गाड़ियों की सेल्स बढ़ाने के लिए शोरूम्स खुद ही गाड़ियों को रजिस्टर करवा लेते हैं, और उसको रजिस्टर करवाने के बाद किसी को जब कोई कस्टमर आता है तो उनको रजिस्टर्ड फॉर्म में यूज्ड गाड़ी जीरो माइलेज वाली बेचते हैं। उससे होता यह है कि जब ज्यादा नंबर ऑफ कार्स रजिस्टर होती हैं किसी भी मुल्क में, तो उसकी
सेल्स ज्यादा शो होती हैं। फॉर एग्जांपल गाड़ियां जब तक शोरूम में खड़ी हैं तब तक सेल शो नहीं होगी, लेकिन शोरूम में खड़ी गाड़ी की अगर रजिस्ट्रेशन करवा ली जाए तो उसकी सेल काउंट हो जाती है। तो इस तरह से BYD अपनी सेल्स को अक्सर जब उनकी कम होती है तो ग्राफ्स के अंदर नंबर्स में ज्यादा बढ़ाने के लिए करते हैं। तो ये उनके जो राइवल्स हैं उनके ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस पूरी दुनिया में बाकी ब्रांड्स भी करते रहते हैं। इसके अलावा एक और जो बहुत बड़ा थ्रेट है BYD को आज की डेट में वो जीली है। जीली बहुत तेजी से चाइना में एक ऑल्टरनेट ब्रांड के तौर पे बढ़ता हुआ आ रहा है और पाकिस्तान में भी बाय द वे जीली की गाड़ियां आना शुरू हो चुकी हुई हैं। जहां मैंने आपको BYD की राइज के बारे में बात की, थोड़े से उनके नेगेटिव फैक्टर्स की भी बात करते चलें। 2025 में अक्टूबर में दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ियों की रिकॉल हुई, जहां पे 1.5 लाख BYD गाड़ियों को वापस बुलाया गया, लेकिन माइनर प्रॉब्लम्स की वजह से। जहां पे कब अक्सर उनकी गाड़ियों के अंदर GPS शो नहीं होता था, रोड शो नहीं हो रही थी GPS के ऊपर, या वाइपर्स ऑटोमेटिकली बारिश में नहीं स्टार्ट होते थे, या खुश्की में वाइपर्स चलना शुरू हो जाते थे। इस तरह के छोटे मोटे मसाइल की वजह से BYD ने अपनी कुछ गाड़ियों को रिकॉल भी करवाया था। लेकिन इस तरह के माइनर इश्यूज ऑल्टरनेट ब्रांड्स के अंदर भी आते रहते हैं, लेकिन क्योंकि चाइनीज ब्रांड है तो चाइनीज ब्रांड के पीछे मगरबी मीडिया ज्यादा बुरे तरीके से पीछे पड़ा रहता है, तो इसी वजह से ये इश्यूज ज्यादा हाईलाइट होते हैं। BYD बहुत सारे फीचर्स के साथ गाड़ी को लॉन्च करती है, ये उनकी एक कोर एक्सपर्टीज है। आज की डेट में $30,000 की जो BYD सील है उसके ऊपर आपको प्रॉपर ग्लास सनरूफ मिलेगी, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर फीचर्स मिलेंगे, हीटेड कूल सीट्स मिलेंगी। लेकिन उसके मुकाबले में इन्हीं स्पेक्स के साथ आप BMW को कंपेयर करें तो इससे बहुत, BMW 3 सीरीज को कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा प्राइस के ऊपर आपको मिलेगी। लेकिन उसमें अगर इसके बहुत सारे ऐसे यूरोप में ऐसे मॉडल्स हैं, अगर आप उनको खरीदते हैं तो फिजिकली तो आपको हीटेड सीट्स मिलेंगी उसके अंदर, लेकिन उनको एक्टिवेट करवाने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन ऑन करवानी पड़ेगी, मतलब मंथली पैसे देने पड़ेंगे अपनी ही गाड़ी के अंदर हीटेड सीट्स के फंक्शन को ऑन करवाने के लिए। इसी तरह से जर्मन और यूरोपियन बहुत सारी गाड़ियों में आपको बहुत सारे फीचर्स ऐड करवाने के लिए सब्सक्रिप्शन ऐड करवानी पड़ती है, मतलब मंथली फीस देनी पड़ती है, जो चाइनीज गाड़ियों में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इंपॉर्टेंस रिसेंटली स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जब बंद हुई, ईरान अमेरिका की जंग बंद हुई, ग्लोबल ऑयल सप्लाईज बंद हुई, तो उसके बाद लोगों को आज की डेट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इंपॉर्टेंस बहुत तेजी से पता चलना शुरू होगी। लेकिन आप लोगों को पता है कि मैंने आज से 1.5 साल पहले अपने चैनल के ऊपर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इंपॉर्टेंस के बारे में आप लोगों को बताना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं आप लोगों को वक्त से पहले एजुकेट करने की पूरी कोशिश करता हूं और मुझे जो बातें पता है वो मैं आप लोगों को एजुकेट करता रहूंगा। आप लोगों को अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।